PAPFAC 2026 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हमने लास्ट 2 डेज में आपको पेपर 2 से रिलेटेड बेसिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। पेपर 2 से रिलेटेड आपको ग्रामर के एस्पेक्ट्स को, लास्ट 10 ईयर्स के ग्रामर के क्वेश्चंस को मैंने प्रोवाइड कराया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स थे उसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें एवरी ईयर नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो समटाइम अल्टरनेट ईयर करके पूछा जाता है, लेकिन बेसिक आपको करने की जरूरत है। सो आज हम पेपर 1 से रिलेटेड कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। फिर वंस जैसे चीजें रैप अप हो जाएगा, चीजें थोड़ा बेसिक्स में आ जाएगा, फिर हम पैरेलली दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर के चलेंगे। और ऑलरेडी हमने इसमें बताया कि आपको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत होगी, आपको मेहनत अधिक करने की जरूरत होगी। मैं आपके साथ सपोर्टिव रोल में रहूंगा और आप चीजों को वर्क करोगे रेगुलर बेसिस पे। वंस आपका बेसिक्स क्लियर होने लगेगा, क्वेश्चंस आप बनाने लगोगे, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 2 में राइटिंग प्रैक्टिस है और पेपर 1 में आपको क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आपके चीजें आसान लगने लगेंगी। पेपर 1, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि पेपर 1 में जो है वो चेंजेस ज्यादा होते हैं। पेपर 1 में आप देख रहे हो कि ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। ये इसका कारण क्या है कि यदि पेपर टफनेस और थोड़े से ईज में, जो पेपर 2 होते हैं उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आप किसी कैंडिडेट को देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 2-3 ईयर्स उन्होंने लिखा, तो उसमें बहुत ज्यादा उनका वेरिएशन मार्क्स में नहीं होता है एक बार जब उस स्टैंडर्ड लेवल में आ जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो हाल में आप देखोगे तो पैटर्न ड्रास्टिक चेंज कुछ नहीं हुआ है पेपर 2 में। यस, कुछ क्वेश्चन समटाइम थोड़े टफ पूछे जाते हैं, लेकिन वो इतने टफ नहीं होते हैं। लेकिन पेपर 1 वाले में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आप पेपर 2 में देखो, पेपर 1 और जो पेपर 1 का मार्क्स है और रिटेन का मार्क्स है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो जनरली आपका 80 से 88 इन नॉर्मल होता है। और ये, तो इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपका नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि पेपर 2 का जो वेरिएशन कम है, और लेकिन पेपर 1 का मार्क्स देखो, एज हाई एज 138 और एज लो एज 97। इसका मतलब क्या है, 40+ का डिफरेंस आपका पेपर 1 के मार्क्स में आ रहा है। लेकिन जो पेपर 2 के मार्क्स में आप देखोगे ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो पेपर 1 है और जो आपका रिटेन का डिफरेंस है, तो वो वाला डिफरेंस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि पेपर 1 के मार्क्स में ज्यादा आपके वेरिएशन होते हैं। बट उसी आधार पे आपको वर्क करके चलना है। और ये देखोगे कि यूपीएससी के हर एग्जाम में वेरिएशंस बहुत होते रहते हैं। आप सिविल्स में ही देखो, सीएससी में एज हाई एज 116 पेपर 1 का कट ऑफ गया था, और एज लो एज एक तरह से 85 भी आपका। तो उस पे टफनेस पे डिपेंड करता है। जो आपके 125 क्वेश्चंस हैं उसमें से देखोगे कि कुछ ईयर में जो कुछ पार्ट थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है, कुछ थोड़ा मॉडरेट रहता है। अभी हाल के दिनों में देखो, और 2-3 ईयर्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस आउट ऑफ स्कोप पूछे जा रहे हैं। आप देखो, मैथ कभी डिफिकल्ट कर देते हैं, कभी थोड़े से मॉडरेट रखते हैं। कंप्यूटर वाले क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, लेकिन कभी टफ हैं तो कभी थोड़े नॉर्मल रहते हैं। साइंस के क्वेश्चन इस ईयर में जैसे 25 वाले में देखो तो टफ साइड में थे, लास्ट टाइम देखो तो मॉडरेट टाइप के थे। क्वांट एंड एप्टीट्यूड के भी 25 में देखो टफर साइड में थे, 24 में मॉडरेट टाइप के थे, फिर 23 में टफर साइड में थे। तो कभी कुछ जो हैं टफ साइड में रहेंगे, कुछ कभी थोड़े से इजी टाइप में रहेंगे। यदि टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा, इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो इस बात का हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन हमेशा जो पेपर 1 है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट के रूप में लेकर के चलो, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन है। जहां वेरिएशन कम है वहां तो आपको एक स्टैंडर्ड में पहुंच गए,
तो फिर बहुत अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक बार लेवल आ गया कि वो अब 90+ स्कोर कर सकते हैं, तो थोड़े कम भी ध्यान देते हैं तो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का वेरिएशन। लेकिन पेपर वन में कुछ ऐसे बच्चे कि सपोज करो कि 130 ला रहे थे, और यदि फोकस ना रखे तो वो 80 पर भी आ जाएगा। तो पेपर वन में काफी आपको अलर्ट रहने की जरूरत होती है, और इसमें बेसिक पहले कंसेप्ट समझना है, प्लस उसके बाद अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है डिफरेंट टाइप्स के। देखोगे इधर हाल में जैसे क्वेश्चंस, एक समय था जैसे 6-7 ईयर्स बैक जाओ तो बहुत बार ऑप्शन ऐसे देते थे कि एक पॉइंट आपका हिट किया तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। धीरे धीरे यूपीएससी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जा रहे हैं। हर एग्जाम में देखो, सिविल सर्विसेज में ही देखो, आप यदि 2004, 5, 6, 7, 8 ये सब का क्वेश्चन देखो, और आप 21, 22, 23, 24 ये सब का क्वेश्चन देखो, जमीन आसमान का क्वेश्चन के टफनेस लेवल में अंतर आएगा। और असिस्टेंट कमांडेंट में भी नो डाउट देखोगे कि हाल के दिनों में जैसे अभी 23, 24, 25 टफर साइड में क्वेश्चन है। 21 वाले में देखोगे कि मार्क्स बहुत लोगों के बहुत ज्यादा आए हैं। तो इधर हाल में 3 ईयर्स में काफी टफ थे, तो उस एंगल से चीजों को करना है। जो आपके सिलेबस हैं, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। तो इसमें आपका एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी है। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें देखो क्वेश्चन जो होते हैं 10th स्टैंडर्ड के होते हैं। बहुत बार बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है सपोज, या साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। उनके लिए प्रॉब्लम होने का मतलब है कि उनका जो आपका एडवांस लेवल में जब वो मूव करने लगते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहले बेसिक आपको समझना है। बेसिक्स में क्या है, आपको नंबर सिस्टम समझना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक जो फॉर्मूले हैं, जैसे आपको एरिया सर्कल के, फिर आप रेक्टेंगल, फिर थोड़े बेसिक जो हैं आपके अलजेब्राइक फॉर्मूले हैं, फॉर्म्स हैं, ये सबको देखना पड़ेंगे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों से लेकर के चलोगे, वैसे हम कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते चलेंगे आगे दिनों में। ठीक है, तो इसमें इन नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड के जनरली रहते हैं। जनरल साइंस, साइंस देखोगे कि अभी आप लास्ट 6 ईयर्स से देखो, 6-7 ईयर्स से, तो साइंस में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोर और लेस 30 के आसपास, 28 से 30 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपका ये बहुत बड़ा एक शेयर यही कंट्रीब्यूट कर रहा। तो साइंस को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड हो या ना हो। यदि है तो अच्छा है, आपके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन 10th अप टू 9-10 से क्लियर हो जा रहा था, लेकिन अब कुछ डायमेंशन है। जैसे आप 25 वाला पेपर देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। तो जनरल साइंस में द क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new area of importance like information technology, biotechnology, environmental science। तो एक तो जो कोर है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 10th तक तो सबने पढ़ा, लेकिन 11th 12th में बहुत सारे बच्चे आप लोग में से होंगे जो साइंस नहीं पढ़े। तो 10th तक तो आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले 10th तक का आपको करना है, फिर कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा। देखो जो डे टू डे में है, जैसे सपोज करो कि हमारा फिजिक्स में हमने पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहला चैप्टर फॉर एग्जांपल होता है कि कोई भी जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, डेराइव यूनिट होते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं, डिफरेंट थ्योरी होते हैं, जैसे फोर्स क्या है फॉर एग्जांपल, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, फिर आपका एक्सीलरेशन क्या है, या मोशन में कोई बॉडी है तो उसके संबंध में, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में, लाइट के संबंध में, प्रिज्म से लेकर के ये सारे जो फेनोमेना होते हैं, फिर आपके क्वांटम फिजिक्स वाले एस्पेक्ट्स को थोड़े बेसिक्स, फिर केमिस्ट्री में आप जाओगे तो बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, जो केमिकल रिएक्शन है ये सब के संबंध में, फिर आपके बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा आपके होते हैं।
फिर देखो ये जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस से पूछे जाएंगे। करंट, देखो करंट में हर चीज आ जाएगा, हिस्ट्री का भी कुछ एस्पेक्ट्स जो है करंट से रिलेट करके, जैसे किसी इवेंट को फॉर एग्जाम्पल लो कि 2025 में बिरसा मुंडा का 150 ईयर्स हुआ उनके बर्थ एनिवर्सरी का, तो ऑब्वियसली है बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी घटना का यदि 100 ईयर्स हुआ, 150 ईयर्स हुआ, 200 ईयर्स हुआ, 1000 ईयर्स हुआ, तो वो क्या है, इवन इफ कोई घटना 200 साल पहले हुई, लेकिन 200 साल जो पूरा हुआ है तो करेंट से आपको रिलेट करके उसको देखना होता है। अब सपोज करो कि कुछ सो मराठा फोर्ट्स हैं, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो आपको उनके बारे में जानना है। यदि कोई राजस्थान में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस उससे रिलेटेड यदि हिस्ट्री है तो उसके बारे में आपको जानने की जरूरत होती है। सेम चीज ज्योग्राफी के केस में, ठीक है। तो जो आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, द क्वेश्चंस विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरिया ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल इशूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले एमंग नेशंस। तो यदि हम देखें तो एग्रीगेट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके संबंध में आपको जैसे सपोज करो कि किसी को कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको कोई अवार्ड मिला, लेटेस्ट एक अर्जुना अवार्ड मिला, लेटेस्ट एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, लेटेस्ट एक सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, या फिर उन्हें किसी को सपोज करो कि पद्मा अवार्ड मिला, उनको पद्मश्री मिला या पद्म भूषण मिला, तो वैसे संबंध में भी हमको जानना है। सोसाइटल जो चेंजेज हो रहे हैं, कुछ डेवलपमेंटल इशू हैं, कुछ बिजनेस से, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो सारे डायमेंशन में यदि करंट हम देखें तो करंट का बहुत वास्ट एरिया है। हम हर चीज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर यदि किसी कंट्री में गए या उन्हें कोई अवार्ड मिला, जैसे श्रीलंका गए तो श्रीलंका का अवार्ड उन्हें मिला, ब्राजील गए ब्राजील का अवार्ड मिला, यदि फ्रांस गए फ्रांस का अवार्ड मिला, जापान गए कुछ उसमें वहाँ इंपॉर्टेंट इवेंट इंसिडेंट हुआ, तो उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। तो करंट एक बहुत बड़ा हेडक एक तरह से सबके लिए होता है, लेकिन आप करंट को एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे साइंस में हमने बोला ना कि लायन शेयर है, तो वैसे ही करंट अफेयर्स में आपके लायन शेयर है, क्योंकि करंट सिर्फ और करंट के एंगल से नहीं, हिस्ट्री में भी आपको करंट वाला कुछ एस्पेक्ट्स लगेगा कि इस कारण से वो पूछा गया है। वो डायरेक्ट हम उसको करंट का क्वेश्चन नहीं कहेंगे, यदि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो हमारे सच करंट का नहीं कहेंगे, लेकिन करंट से तो इन्फ्लुएंस था। यदि रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और ये सब से रिलेटेड कुछ ईयर बीतते हैं, तो आपको इसके संबंध में जानने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो क्वेश्चन शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, social systems and public administration, economic development in India, regional and international security issues, and human rights, including its indicators। ठीक है। सो क्वेश्चंस देखो, जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी का सिलेबस देखोगे कि एक साथ एक हेडिंग के अंदर दिया हुआ है। कुछ टॉपिक्स जैसे होंगे वो आपको पॉलिटी में चाहो तो पॉलिटी में ऐड कर सकते हो, इकोनॉमी में चाहो तो इकोनॉमी में ऐड कर सकते हो। जैसे बजट के एस्पेक्ट्स हैं, तो बजट को पॉलिटी में भी चीजों को पढ़ा जाता है और उसको इकोनॉमी में भी कुछ पढ़ा जाता है, तो कुछ चीजें कॉमन होती है। तो आपको ये जानना है कि जो आपका कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और जो डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होना है, तो उसके संबंध में आपको जानना है। देखोगे कि गवर्नर बहुत सारे बिल वो रखे रहते हैं, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में यदि पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, तो उसके संबंध में कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो एक जज हैं, बिहार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उसमें से जो कॉलेजियम सिस्टम में 4+1, यानी कि जो एक सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उसमें से एक जज जो है नागरत्ना, तो उन्होंने बोला नहीं, इनको नहीं दिया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे कुछ होते हैं, तो उसके संबंध में भी आपको एक तरह से जानना है। वो पॉलिटी का ही पार्ट है, लेकिन आपको उसके संबंध में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेजियम सिस्टम है, तो वो पॉलिटी का कोर पोर्शन है, लेकिन करंट में न्यूज में होता है, तो उसके एंगल से आपको देखने की जरूरत होती है।
सो इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका है ऑफ इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो क्वेश्चंस विल ब्रॉडली कवर द subject in its social, economic, and political aspects. This shall also include the areas of growth of nationalism and freedom movement. तो देखो इसमें से आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस जो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये सारे आपके डायमेंशंस इसमें से कवर होंगे। तो हिस्ट्री भी अभी शुरू में मैंने बताया आपको कि आज के डेट में हिस्ट्री जो है वो बहुत डाइवर्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो हैं, आउट ऑफ बॉक्स भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो द क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखा जाए तो जो सिलेबस आपका एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसका इलाबोरेशन जैसे आप देखोगे सिविल सर्विसेज में, तो जो प्री का होता सिलेबस वो देखोगे एकदम छोटे छोटे चीजों में दिए हुए हैं, लेकिन वही मेंस का उसमें सिलेबस देखोगे तो थोड़ा ब्रॉड किया हुआ है। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं किया हुआ है। तो हम जो पास्ट के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमारा आईना होता है जो हमें डिटेल में बताता है कि कौन कौन से चीजों को हमको करने की जरूरत है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे कि यस कौन से एरिया जैसे होते हैं थोड़ा सा आपको ज्यादा करने की जरूरत होती है। लेकिन हर एरिया में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, हमें उसके कोर को जानने की जरूरत है, बेस को जानने की जरूरत है। आपका कवरेज क्या होना चाहिए? जैसे आपने सिलेबस देखा तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस है। वो हम जब सब्जेक्ट वाइज आपको करने लगेंगे तो बताएंगे यस की, जैसे हिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे यस हिस्ट्री में ये चीजों को आपको कवर करने की जरूरत है। फिर कुछ चीजें हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपका बेस है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावे भी थोड़े से आप जैसे कुछ बेसिक बुक आप ये एवरी सब्जेक्ट में वो मैं डिस्कस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल लो पॉलिटी आपने पढ़ लिया, तो पॉलिटी में एनसीईआरटी का आपने पढ़ा। एनसीईआरटी का सपोज करो कि क्लास 11th का दो किताबें पढ़ा। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल थ्योरी आपने पढ़ा, पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये बेसिक आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, प्लस फिर आपको लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं। सेम सिचुएशन हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी का पढ़ा। अभी देखोगे कि हाल में जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं उसको काफी क्रिस्प कर दिया गया है। जो एक तरह से रेशनलाइजेशन सिलेबस को करने के चक्कर में वो बहुत छोटा कर दिया है। आप जैसे पुराने एनसीईआरटी देखो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल 12th वाला जो हम नया वाला वही पढ़ते हैं, न्यू वाला पढ़ते हैं, तो उसमें एंशियंट का एक है, मेडाइवल का एक है, मॉडर्न का एक है। लेकिन आप उसी को पुराना वाला एनसीईआरटी देखो, जैसे आपका आर एस शर्मा का एंशियंट हिस्ट्री, सतीश चंद्रा का मिडाइवल हिस्ट्री और बिपिन चंद्रा का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उनको देखोगे तो वो काफी बुक जो है उसमें ज्यादा कंटेंट है, उसमें मोर कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन आपको बेसिक में नया वाला को भी पढ़ना है तो नए वाले में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न में आपको पढ़ना है तो आपको लगेगा कि स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो। या आपको जो बिपिन चंद्रा वाली एक दूसरी जो बुक आती है, जो इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, एक तरह से 1857 से 1947 तक का, वो आप पढ़ सकते हो। या जो पुराने वाले एनसीईआरटी है उनको देख सकते हो। प्लस आपको डिफरेंट सोर्सेस से जो क्वेश्चंस वगैरह करने की जरूरत होती है। तो वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स में है कि एक तो आपको बेसिक एनसीईआरटी करने की जरूरत है और प्लस थोड़े से एक्स्ट्रा। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइंस लो, तो साइंस में आपको एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा ऐसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें भी एक बेसिक ले लोगे, सपोज करो कि थोड़ा सा कोर वाले क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज एनसीईआरटी जैसे जो 9th और 10th को तो एवरी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, लेकिन 11th और 12th के जो है सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है, क्योंकि आपको उतना आपके पास न तो टाइम होता है, और खास करके न तो अंडरस्टैंडिंग डिटेल में हो पाता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो तो पूरा डिटेल में आप हर चीज नहीं जान सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी
सब्जेक्ट का मिनिमम 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मिनिमम, अदरवाइज आप अपने एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड 10 ईयर्स का रखो, 10 ईयर्स का आपके पास पेपर। और जो कुछ अदर एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, जैसे सीएससी है, सीडीएस है और एनडीए है, तो उसके हम क्वेश्चन को जो है जब टेस्ट वगैरह और जो क्वेश्चंस देंगे तो उसमें उसके क्वेश्चंस वगैरह इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसकी अच्छी संभावना है, जिससे कुछ आपकी लर्निंग हो सकती है, वो आपको मिलेंगे। लेकिन आपका मिनिमम अपना मिनिमम 5 ईयर्स का करो, अदरवाइज 10 ईयर्स का आपको करने की जरूरत है। वन आपका जो न्यूज़पेपर कोई भी, जैसे सपोज आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी का न्यूज़पेपर लो, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लो। अब यदि इंग्लिश मीडियम से हो तो फिर ठीक है कि आप कोई एक न्यूज़पेपर लिए आपका काम। लेकिन यदि हिंदी मीडियम का हो तो आप सप्ताह में कभी एक दिन इंग्लिश वाला भी ले लो, तो थोड़ा सा आपको कुछ कुछ आइडिया मिलते चलेगा, ठीक है ना। और वन मंथली मैगजीन इस वजह से कि देखो पेपर टू में क्या होता है कि कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं 120 मार्क्स के जो हैं वो ओनली आपके इंग्लिश में है। तो हिंदी मीडियम वाले हो तो आप, हिंदी मीडियम के भी हो तब भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना इंग्लिश में। तो यदि न्यूज़पेपर आप डेली हिंदी का लेते हो तो सप्ताह में एक दिन है जो इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा पढ़ लो, उससे थोड़े थोड़े आइडिया लो। वन आपका जो है मंथली मैगजीन को जी देखो, न्यूज़पेपर जैसे आप 1 ईयर है तो 365 न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्या आप उसको बार बार रिवीजन कर सकते हो? नहीं। लेकिन 12 मैगजीन यदि है तो उसको कैरी करना भी इन द सेंस है कि उसको अरेंज करके रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 365 न्यूज़पेपर को रखना भी एक चैलेंज है। फिर उसको रेगुलर नहीं पलट सकते हो, लेकिन 12 मैगजीन को उसको कर सकते हो। जैसे हम कोई भी चीज न्यूज में पढ़ते हैं, मान के चलो 4 मंथ्स पहले पढ़े तो वो फिर भूल जाएंगे, लेकिन एक बार हम मैगजीन को उलट पुलट के देख लेते हैं थोड़े से, कि सपोज करो कि इस ईयर इस मंथ का हमने मैगजीन पढ़ा, प्रॉपर तरीका से पढ़ा, 2 महीने बाद फिर हमने उलट करके 1-2 घंटा उसको देख लिया, तो कुछ चीजें हैं हमारा रिवाइज हो जाता है। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप हर 2 महीने पे पूरे महीने का पलट करके देखोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मंथली मैगजीन का ये एडवांटेज होता है, यानी कि एक तरह से ये रिवीजन के एंगल से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन टेस्ट सीरीज आपका, जो कोई भी टेस्ट सीरीज आप, जैसे यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम में हो तो टेस्ट सीरीज तो आपको वो मिलेगा ही। और यदि सेल्फ से जो स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली है आपको टेस्ट लिखने की जरूरत है। लेकिन जैसे देखो फुल लेंथ टेस्ट वगैरह है, जनवरी से आपको लिखने की जरूरत है, अभी आपको जो यूनिट टेस्ट आपको करने की जरूरत है, ठीक है। और क्वांट एंड एप्टीट्यूड जो आपका है कि बेसिक्स ऑफ मैथ, यानी कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर सिस्टम, जो बेसिक फॉर्मूला है जो आपके ज्योमेट्री में, और जो ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग है, या थोड़े थोड़े तो वो आपको बेसिक न्यूमेरिकल जानना चाहिए। जैसे आप टेबल वगैरह जान रहे हो, काउंटिंग जान रहे हो, स्क्वायर जान रहे हो, स्क्वायर रूट क्या होता है, तो बेसिक न्यूमेरेसी आपको जानने की जरूरत। प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर सीएपीएफ के हैं तो सीएपीएफ के 10 ईयर्स के, और सी सेट वाले क्वेश्चंस, देखो कुछ क्वेश्चन सी सेट में भी होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस को जो आपको बेसिक्स की जरूरत है उनको कर सकते हो। तो ये एक तरह से रिक्वायरमेंट है कि आपको ये करने की जरूरत है। अब जैसे क्वेश्चंस कैंडिडेट का होता है, टीचर या कोई भी है वो बता देता है कि इतना पढ़ो और ये, क्या हम कर सकते हैं? देखो एक चीज ध्यान रखना कि सपोज अभी हमारे पास 10 मंथ्स है, तो 10 मंथ्स का मतलब है कि 300 डेज, ऑन एन एवरेज आपको 10 आवर्स मेहनत करने की जरूरत है। अनलेस यदि आप जॉब में हो, कोई ऐसा कैंडिडेट्स हैं कि जॉब में ऑलरेडी है, फुल टाइम जॉब में है, जैसे कुछ लोग हो सपोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन जॉब में हो, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ही हो लेकिन लोअर लेवल में हो, इन द सेंस है कि आप कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, और आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो आपके लिए जॉब में होते हो तो फुल लेंथ, तो फिर आपको 10 आवर्स नहीं मिलेगा, आपको सपोज करो कि 4 आवर्स मिल रहा है, तो उस 4 आवर्स के आधार पे ही आपको वर्क करना है। जब आप 4 आवर्स के आधार पे वर्क करते हो तो आपको फिर सपोज करो कि न्यूज़पेपर, रेगुलर डेली न्यूज़पेपर की जगह है, बेटर है कि आप एक मैगजीन ही लोगे। प्लस आप जो है पेपर क्वेश्चन सोल्व करने पे ज्यादा ध्यान दोगे, एक बार पहले एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ लोगे। एक्स्ट्रा बुक हर सब्जेक्ट में नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है, आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के और रेगुलर रूप से क्वेश्चंस को
प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने अनुसार देख सकते हो। लेकिन जो जैसे सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10 आवर्स कम से कम आपको देने की जरूरत है। तो 10 आवर्स देते हो, 300 डेज है तो 3000 आवर्स आपके पास होते हैं। देखो किसी दिन आप हो सकता है थोड़े कम करोगे तो किसी दिन ज्यादा करना पड़ेगा, या इसको थोड़े और कम कर लो तो 2500 आवर्स। देखो इससे तो कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, 2500 आवर्स ये लोगे। नॉर्मली हम देखते हैं यदि पूरे बुक्स को लो तो 20 के आसपास आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, 20 बुक्स पढ़ने हैं। तो ये कोशिश आपको करना है कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक है, देखो कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए, जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में आपको टाइम लगेगा क्योंकि वो बहुत मोटा बुक है एक तरह से। लेकिन और जो बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको 2 दिन में कवर कर सकते हो, 3 दिन में कवर कर सकते हो। एक्सेप्ट जैसे लक्ष्मीकांत है, उसको छोड़ दिया जाए तो कोई भी बुक है उसको 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है। इस वजह से कि आपको फिर रिवीजन भी करने की जरूरत होती है। जैसे सपोज करो कि अगले 150 डेज हैं, तो उसमें एक बार एटलीस्ट आप सारे बुक्स को पढ़ लोगे, तो दूसरी बार फिर रिवीजन रिवीजन जब करने लगोगे तो कुछ डायमेंशंस होंगे जो उसको कि आपको डिटेल में नहीं जानने की जरूरत, कुछ चीजें आप समझोगे, फिर कुछ चीजें जैसे क्वेश्चंस के थ्रू और वगैरह भी आप समझते चलोगे, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। तो ये मान करके चलो कि यदि हमारे पास 20 बुक्स है तो हमें 3 टाइम्स हमको पढ़ने की जरूरत होती है। फर्स्ट 150 डेज में आप एक बार पढ़ लोगे, फिर आप सेकेंड टाइम आपको कम टाइम लगेगा, लेट अस टेक सेकेंड टाइम आप 100 डेज लगाए, ये ठीक है, या कर सकते हो 75 डेज लगाए, फिर अगला बार 50 डेज लगाए, और फिर लास्ट के 1 मंथ यदि होते हैं तो उसमें बुक की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। इनफैक्ट लास्ट 3 मंथ्स में बुक को कम करना है, ठीक है ना। लास्ट 3 मंथ्स में बुक को कम करना है और प्रैक्टिस पे ज्यादा, और छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल नोट्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज आप उसको वर्क करोगे, उसके लिखोगे। जो हमारा पेपर 1 है उसमें अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन को सर्टेन टाइम बाद जो है प्रैक्टिस पे आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आप सोल्व करते हो तब आपको अपना पता चलता है कि यस हमारा कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है। प्लस जो भी क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं उस पे एक क्वेश्चन पे हम कुछ कोशिश करना चाहिए 3 to 4 पॉइंट्स हमको जनरेट करना है, 3 to 4 पॉइंट्स जनरेट हमको ये करने की जरूरत होती है, ठीक है। जब जैसे जैसे आप करते चलोगे तो उसमें से आपको धीरे धीरे चीजें कंफर्टेबल होते रहेंगी। दूसरा है कनेक्ट द डॉट्स करने की जरूरत होती है, कनेक्ट द डॉट्स करने की जरूरत होती है कि आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। जैसे कभी कभी आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उस प्रीवियस ईयर के आधार पे आपका फिर जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो पहले वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपने टेस्ट में किया है और तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो खास करके प्रीवियस ईयर पेपर वाले में जो है, जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी पूछ चुकी है, तो उसमें एक हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का है 10 ईयर्स का, और सिविल सर्विसेज का सीएसई 5 ईयर्स, सीडीएस जो है वो 5 ईयर्स, एनडीए 5 ईयर्स, मान के चलो इतने यदि आपको प्रॉपर कवर है तो वो आपको सपोर्ट मिल जाता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ से कुछ पॉइंट्स वहां से मिलते हैं। हर जो ईयर में आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस इजी नेचर के होते हैं, बहुत इजी नेचर के होते हैं। तो सपोज 125 क्वेश्चन है, किसी के लिए 25 क्वेश्चन इजी लगेंगे, किसी के लिए 30 क्वेश्चन इजी लगेंगे, किसी के लिए 40 क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो जिनको जितना क्वेश्चन इजी लग रहा है वो उस पर तो आपका डिपेंड करता है। जैसे किसी का 25 क्वेश्चन इजी लगा और 40, तो इसके ये क्या है, इनके यदि किसी को 40 क्वेश्चन इजी लग रहा है इसका मतलब है कि इनका फाइनल सिलेक्शन का बहुत 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 अच्छा चांस है। अब 25 इजी लग रहा है तो 25 में से जो क्वेश्चन इजी हैं उसमें 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी 90%, उससे कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। यदि मान के चलो कि हमें सपोज करो कि 30 क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी आपका जो होना चाहिए यानी कि 27 क्वेश्चन उसमें से सही होने चाहिए, 3 ही गलत कर सकते हो। और जो मॉडरेट हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट, सपोज किसी पर्सन को 25 क्वेश्चन इजी लगा और
जो है 40 क्वेश्चन मॉडरेट लगा, तो इस मॉडरेट में 80% एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी इसमें 32 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जैसे डिफिकल्ट हैं, किसी को डिफिकल्ट सपोज 20 क्वेश्चन लगे, किसी को 25 क्वेश्चन लगे, किसी को 30 क्वेश्चन लगे, ये डिफिकल्ट लगे, तो डिफिकल्ट वाले में जो एक्यूरेसी है इवन 50% है, 60% है। जो आप सोल्व कर रहे हो, जो सोल्व ही नहीं कर रहे हो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखो नॉर्मली हमारा जो होना चाहिए टोटल में से 80 to 90% ये जो अटेम्प्ट होने चाहिए। 80% का मतलब है 100 क्वेश्चन, 90% का मतलब है एक तरह से 112 क्वेश्चन, या 113 क्वेश्चन कह सकते हो, जैसा भी आप समझ सकते हो। तो आप 100 से कम इन जनरल अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, और 112 13 से ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 90%, कुछ क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो निगेटिव एकदम दे देगा। तो हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि जो इजी क्वेश्चन है उसमें 90% प्लस एक्यूरेसी होने की जरूरत है, जो मॉडरेट है उसमें 80% की एक्यूरेसी, और जो डिफिकल्ट है जिसको हम सोल्व कर पा रहे हैं तो 50 से 60%। देखो यदि जस्ट इमेजिन करो किसी का 33% यदि एक्यूरेसी हो रहा है, तो फिर तो आपका मार्क्स जीरो हो जाएगा ना। सपोज करो कि आपने 12 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, अब इसमें से आपके जो हैं 4 क्वेश्चन सपोज करो कि सही है, तो 4 क्वेश्चन सही हैं और आपके 8 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए, तो फिर वो क्या होगा, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीरो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत कम हो जाएगा ना। तो 50% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए टफ वाला में। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसको हम धीरे धीरे करके आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। जिनको भी लगता है कि ज्वाइन करने से हमें थोड़ा फायदा हो सकता है वो कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो मेजोरिटी बहुत सारी चीजें होंगी पर्सनलाइज्ड बेसिस पे होंगे, इन नंबर ऑफ चीजें हैं ओपन में रहेगी, लेकिन हम इसको एज ए पर्सनल रूप से ज्यादा हर कैंडिडेट के आधार पे, देखो सिलेक्शन आपका होना है, मेरे से ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर लोगे तो मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, नहीं। सिलेक्शन आपका होगा, आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, आप कितना वर्क करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी क्वेश्चन के लिए है मैसेज कर सकते हो, आगे और चीजें एक्सप्लेन करते चलूंगा, फिर क्वेश्चन टास्क सब मिलते रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।